Morning class. I hope all you are good at your home. Now it's your time for political science class and we will start today first chapter of social and political life. Your first chapter is the Indian Constitution. Firstly, we will understand the name. What does it means? The Indian Constitution. भारतीय संविधान. भारत का संविधान या भारतीय संविधान. What is संविधान? What is constitution? The basic laws or rules of a country, or we can say that a constitution is a statement of the basic principles and laws of a nation. यानी कि किसी देश के संगठन के आधारभूत विधि विधान जो हैं वो संविधान कहलाते हैं. किसी भी कंट्री के जो बेसिक रूल्स लॉज रेगुलेशंस हैं वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं. Now we will start reading. What is a constitution? Most of us are familiar with the game of cricket. Many of you might have played it too. It is played according to certain rules and regulations. A batsman is given out by the umpire if he hits a ball in the air and the ball is caught by a fielder without touching the surface. हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट की गेम देखते हैं या खेलते भी हैं और हमें इसके रूल्स के बारे में अधिकतम तौर पर पता है. जब भी एक बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है और जो बॉल है वो किसी फील्डर के द्वारा कैच कर ली जाती है बिना किसी सरफेस को टच करे, a controversy arises when the batsman feels that the ball actually touched the ground before flying in the air or when he feels that the fielder actually floated the catch बिफोर होल्डिंग ऑन टू इट. लेकिन कई बार ऐसी समंजस भी आती हैं कि बैट्समैन को लगता है कि नहीं बॉल जो है वो सरफेस के साथ टच हुई है या पहले वो फील्ड में टच हो करके फिर फील्डर के हाथ में गई है. तो उस टाइम पे द डिसीजन ऑफ द एम्पायर इज़ फाइनल एंड द बैट्समैन हैज़ टू फॉलो हिज डिसीजन. तो उस टाइम पे जो एम्पायर का डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है और बैट्समैन को उसको फॉलो करना पड़ता है. If the decision of the umpire was not considered final and respected by all the players, अगर एम्पायर के डिसीजन को सबके द्वारा ना माना जाए या सबके द्वारा माननीय ना किया जाए, अटर कन्फ्यूज़न एंड चाओस वुड हैव फॉलोड. तो बहुत सारी असमंजस जो है वो पैदा हो जाएगी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो गेम के अंदर पैदा हो जाएंगी. सिमिलरली ऑल गेम्स हैव सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. रूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गेम्स. इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके अलग अलग रूल्स हैं, जिनको अलग अलग तरीक़ों से खेला जाता है और उसमें अलग अलग रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं. सिमिलरली अगर हम अब इसी जो तर्क से अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. लाइकवाइज पीपल लिविंग इन लार्ज सोसाइटी टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे कि हम बहुत बड़े एक समाज में रहते हैं जहाँ पे लोगों को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. इन लार्ज सोसाइटी डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में अलग अलग धर्म वाले लोग या अलग अलग जात के लोग एक कम्युनिटी बना करके रहते हैं अपनी. Their interest and aspirations vary. What is advantages for a particular community might be disadvantages for another. उनका हर कम्युनिटी का रहने का अपना तरीका है, अपने इंटरेस्ट हैं और कुछ चीज़ें जो उनको एडवांटेजेस लगती हैं हो सकती हैं वो दूसरी कम्युनिटी को अच्छी ना लगती हों. ठीक है, मान लीजिए एक वेजिटेरियन कम्युनिटी एक नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी है तो वेज वालों के हिसाब से तो सारी दुनिया में नॉन वेज बैन हो जाना चाहिए और लेकिन नॉन वेज वालों के लिए तो वो बहुत गलत बात होगी. तो इस तरीके से कुछ चीज़ें कुछ के लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ के लिए वो नुकसानदायक है. मोस्ट ऑफन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस क्लैश. तो इस वजह से उनकी जो इंटरेस्ट या एस्पिरेशंस हैं वो क्या आपस में टकराती हैं. टू अवॉइड अ कन्फ्लिक्ट ऑल द पीपल ऑफ अ सोसाइटी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स विच आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सेंसस. कि इन सारे टकरावों को रोकने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जो सबके लिए माननीय थे, जो सबको मद्देनज़र रखकर बनाए गए. are written down in a document. A written document in which we find such rules is called constitution. तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिसमें ऐसे रूल्स एंड जो लॉज हैं वो लिखे गए जो सब जन के हित में थे, सबको सामान्य नज़र से देखते हुए, सबके फ़ायदे नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए जो रूल्स बनाए गए और एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. वाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड बाय अ कंट्री. एक संविधान की ज़रूरत क्यों है एक देश को.
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे धरती पर अधिकतर देशों का अपना अपना संविधान है। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन लाइक दोज ऑफ इंडिया एंड यूएस। बहुत सारे संविधान भी उसी तरीके से ही लिखे जाते हैं जैसे हमारा इंडिया का लिखा गया है, हम देखें यूएस का लिखा गया है। जो बेसिक रूल्स हैं वो कुछ सिमिलर ही होते हैं। सम कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका भी संविधान नहीं लिखा गया है, जैसे कि इंग्लैंड। दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। तो वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो उस समय समाज में ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई होते रहते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उस तरीके के ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक देश हैं उन सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सबका अपना अपना संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी पर्पजेज। संविधान हमारे बहुत सारे पर्पजेस को सर्व करता है। फर्स्ट, इट लेज डाउन सर्टेन आइडियल्स एक्सप्लेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। ये हमें अपनी सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है। वेरियस कम्युनिटीज़ हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस लिव इन अ कंट्री। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने एस्पिरेशंस हैं जो इस देश में रह रही हैं। देयर आइडियल्स एंड बिलीव्स मे बी ऑपोजिट और कंट्रेरी। हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियल्स भी एक दूसरे से भिन्न हैं, जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, समान नहीं है। A constitution contains a set of fundamental ideals and principles that all countrymen agree upon. कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसे चीज़ें, ऐसे फंडामेंटल सेट्स मिलते हैं जो सबके लिए मान्य है, जो सब पर आधारित है, जो सबको नज़र में रख कर के लिखे गए हैं। दिस इंक्लूड्स द वे अ कंट्री इज़ टू बी गवर्न्ड। इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से देश को गवर्न किया जा सकता है। द आइडियल्स एंड द प्रिंसिपल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन। किस तरीके के आइडियल्स, किस तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं वो देश के लोगों द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। In other words, a constitution lays out the type of polity and society of a country. These are explained in a preamble to the constitution. ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एक ऐसी इंट्रोडक्शन दी गई है जिससे हमें पता चलता है कि देश में कौन सी चीज़ें, कौन से रूल्स, लोगों के क्या होने चाहिए, किस तरीके से देश को चलाया जाए। लेट अस अंडरस्टैंड द above concept by going into the recent history of Nepal. First of all, we will read that green box. In August 1928, the Congress and other political parties had accepted a draft constitution drawn by a committee under the chairmanship of Motilal Nehru. This report provided for supremacy of the legislature over executive among various other things. अगस्त 1928 में कांग्रेस और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बेसिक ड्रॉ बनाया गया था उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसको चेयरमैन मोतीलाल नेहरू की गाइडेंस में बनाया गया था। The demand for a constitution for the country and the Constituent Assembly was first made by Indian National Congress in 1934. सबसे पहली बार संविधान की जो डिमांड थी वो 1934 में नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी। And it was repeated several times between 1935 and 1939. और इस चीज़ की डिमांड जो है वो बार बार 1935 से 1939 के बीच की जाती रही। In 1938, Jawaharlal Nehru definitely formulated his demand for a constitution assembly. 1938 में आखिरकार जवाहरलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की। The National Congress stands for independence and democratic state. It has proposed that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by the Constitution Assembly elected on the basis of adult franchise. एक इलेक्शन करवाया गया जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और उनके अलावा बिना किसी और के भेदभाव के वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा निर्मित किया गया। दिस वॉज रिटायरेटेड बाय द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस इन 1939. In 1940, the British government recognized the principle that Indians should themselves frame a new constitution for autonomous India. In March 1942, Sir Stafford Cripps came to India to settle the question. Eventually, it was under the Cabinet Mission Plan of 1946 that the Constitution Assembly was constituted to frame a constitution for India.
1946 में मतलब ये डिफाइन कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फ्रेम बनाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर इंडिविजुअल इंडिया for undivided India and held its first sitting on 9 December 1946। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947 as a sovereign constitution assembly for the dominion of India। As a result of the partition of India, a separate constitution assembly was set up for Pakistan। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान जो बनाया गया। पहले भारत और पाकिस्तान का संविधान एक ही था, इकट्ठा लिखा गया था। Hence, when the Constitution Assembly reassembled on 31st October 1947, the membership of House was reduced to 299। फिर 1949 में एक ऐसा समय आया जब मेंबर्स जो थे कमेटी के कम करके जो 299 कर दिए गए। और इन 26 नवंबर 1949 द मेंबर्स पुट देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनली पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन केम्ड इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियलिज्म फिलॉसफी दैट करेक्टराइज द फ्रीडम मूवमेंट। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया जिसमें लोगों को हित के लिए लिखा गया था। Now, let us understand above concept by going into the recent history of Nepal, our neighboring country in the north. Until very recently, Nepal was a monarchy. Monarchy, what is monarchy? Did you know? Yeah, monarchy means a country that is governed by king or queen. ऐसी देश जिसमें आज भी राजा का शासन हो। तो नेपाल वॉज अ मोनार्ची, नेपाल में आज भी राजा रानी वाला शासन चलता था। All powers were concentrated in the hands of a king who ruled with the help of council of ministers। सारी पावर्स राजा के पास होती थी जो अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर देश को चलाते थे। The previous constitution adopted in the 1990 confirmed and resettled the fact that the king was the final and supreme authority। 1990 में आवाज़ उठी थी लेकिन फिर भी किंग को ही सुप्रीम अथॉरिटी माना गया। The movement for democracy in Nepal which had been continuing since 1990। हालांकि 1990 से ही नेपाल में जो एक आवाज़ जो एक लहर चल रही थी आज़ाद देश की, लोकतांत्रिक देश की, गेन क्रूशियल मोमेंटम इन 2006। लेकिन उस आवाज़ को प्रवाहन मिला 2006 में अंडर द कंबाइंड लीडरशिप ऑफ 7 पार्टी अलियंस, जिसे एसपीए नाम की एक पार्टी की वजह से किंग गेंद्र reinstated the old Nepal House of Representatives in April 2006। The reinstitution of parliament was accepted by the SPA which declared the GP Koirala led the new government। The new parliament put an end to the powers of the king। फिर जीपी कोइराला के द्वारा अंत किया गया इसका और एक नई गवर्नमेंट आई। In 2007, Nepal adopted an interim constitution. In April 2008, a new constitution assembly was elected, which finally abolished monarchy and established democracy। आखिरकार अप्रैल 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इलेक्शंस किए और उसने मोनार्ची को ख़त्म किया और डेमोक्रेसी आई। For the first time, a president was elected. The leader of a Maoist Prachanda was elected for the prime minister। A new constitution had to be framed by the constitution assembly reflecting the wishes of the people। अब मेन काम था संविधान लिखना जिसमें लोगों की इच्छाओं का मान्य किया जाए। Quite old system of government monarchy as it has failed to fulfill the people aspiration। The people of Nepal believe that a democracy is the best guarantee of their monarchy or to democracy। उन्होंने देखा था कि राज शासन में लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे, तो उनके हिसाब से जो लोकतंत्र था वो राजा शासक से बहुत बेहतर था। All rules, procedures and regulations have to be written afresh to usher in a new society। अब समाज का एक नए रास्ते पर ग्रहण हो रहा था। The new setup will certain reflect the ideals and principles of the large majority of the people। अब लोगों की मेजॉरिटी को मद्देनज़र रखते हुए नए प्रिंसिपल्स, नए रूल्स जो थे लोगों के लिए सामने आ रहे थे। Another important role of constitution is to define the nature of the country's political system। एक मुख्य जो फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि वो देश की राजनीतिक सिस्टम को एक फ्रेम देता है।
वेदर इट इज़ अ मोनार्ची और अ डेमोक्रेसी और एनी अदर सिस्टम, चाहे वो राज शासन हो, लोकतंत्र हो या कुछ भी हो। इन अ मोनार्ची अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन एडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मोनार्ची में क्या होता है, राजा रानी का शासक होते हैं और मंत्रिमंडल की मदद से। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ऑन देयर बिहाफ। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपने लिए मंत्रिमंडल चुनते हैं अपनी वोट्स के हिसाब से अपने बिहाफ पे। बोथ द सिस्टम्स हैव वास्टली डिफरेंट, ये दोनों सिस्टम बहुत अलग हैं एक दूसरे से। The constitution of a democratic country plays a pivotal role as it explains the power and functions of various organs and branches of the government. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोकतांत्रिक देश के अलग अलग जो मतलब नेता हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं जो गवर्नमेंट की, उनके रूल्स को डिफाइन करता है। It is vast, voluminous, containing minute details. Nepal has to frame a new constitution as it recently becomes a democracy from a monarchy. अब नेपाल के लिए एक नया संविधान बनाने का जो मेन कार्य था वो उसके सामने था, क्योंकि वह अभी अभी राज शासक से निकल के लोकतांत्रिक देश में तब्दील हुआ था। इन a democracy, people elect their representatives. The periodic elections to the rule on their behalf. However, the representatives like MPs, member of parliaments, members of legislative assemblies, many of whom become ministers, generally misuse their powers and authorities for personal gain or for helping their relatives and friends. हालांकि ऐसा बहुत बार ऐसा भी लोकतांत्रिक देशों में होता है कि जो मंत्रिमंडल बन जाता है, जो अच्छी मंत्रियों की पोस्ट पे चले जाते हैं, तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लगते हैं, चाहे अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए। तो वो उस चीज़ का बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर्स बाय द लीडर। मिसश्योर ऑफ पावर लीड्स टू करप्शन, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। तो संविधान में ऐसी भी कुछ चीज़ें लिखी गई जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को रोका जा सके, इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि देश में करप्शन या घूसखोरी जो है वो ना बढ़े। वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू lay down the rules to prevent misuse of powers by people representatives and to stop discrimination against लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। और इसका सबसे बड़ा कंसर्न जो संविधान का, इससे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या जो है वो कम है, वो भेदभाव का शिकार ना हो।